दिल्ली एक ऐसा शहर जो लगातार बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन इस विकास की एक कीमत भी है। और वो है जाम, प्रदूषण और अपनी ही सफलता के बोझ तले दबता हुआ एक महानगर। तो सवाल ये है कि क्या विकास और जाम हमेशा साथ साथ चलेंगे? आज हम इसी दुविधा की तह कब जाएंगे और देखेंगे कि दिल्ली अपनी समस्याओं का हल अपनी सीमाओं के बाहर कैसे ढूंढ रही है। चलिए शुरुआत एक चौंकाने वाले नंबर से करते हैं। 421.84 टन। सोचिए जरा, इतना कार्बन मोनोऑक्साइड हर एक दिन दिल्ली की हवा में घोला जा रहा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कितनी अर्जेंट है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पोल्यूटेंट की नहीं है, मसला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आजादी के बाद दिल्ली कॉमर्स, इंडस्ट्री, एजुकेशन हर चीज का हब बन गया, लेकिन इस तेज रफ्तार ग्रोथ की कीमत शहर के नेचुरल एनवायरनमेंट ने चुकाई है। दिल्ली की जो चुनौती है ना, वो किसी एक तरफ से नहीं है। मतलब हवा जहरीली है, यमुना नदी का हाल हम सब जानते हैं, कूड़े के पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं और ट्रैफिक का शोर वो तो है ही। ये एक मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस है जिसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। तो इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स संकट का हल क्या हो सकता है? जब समस्या शहर की कैपेसिटी से बाहर हो जाए, तो जवाब भी शहर की दीवारों के बाहर ही खोजना पड़ता है। और यहीं से एक ऐसी स्ट्रैटेजी की शुरुआत हुई जिसके लिए बिल्कुल ही अलग नजरिए की जरूरत थी। ये जो पूरी रीजनल स्ट्रैटेजी है ना, इसका आइडिया कोई नया नहीं है। ये तो 1960s में ही आ गया था और मकसद बहुत ही सीधा और साफ था। किसी भी तरह दिल्ली पर बढ़ती आबादी का प्रेशर कम करना। और इसी आइडिया ने जन्म दिया नेशनल कैपिटल रीजन को, यानी एनसीआर को। तो एनसीआर का मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है जिसमें दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिले आते हैं। मतलब मकसद ये था कि डेवलपमेंट को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय पूरे रीजन में फैलाया जाए। और हाँ, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। इसकी नींव तो 1962 के मास्टर प्लान में ही रख दी गई थी। फिर 1985 में इसे कानूनी रूप दिया गया और समय के साथ साथ इसका दायरा और भी बढ़ाया गया। मतलब ये दशकों की एक सोची समझी कोशिश रही है। जरा इन नंबर्स को देखिए। एनसीआर का जो स्केल है वो वाकई में बहुत बड़ा है। ये सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि 3 और राज्यों के 24 जिलों को मिलाकर बना है और इसका एरिया 55,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये डेवलपमेंट को फैलाने का एक बहुत बड़ा दांव था। तो एक लॉजिकल सवाल उठता है ना? ठीक है, कागज पर एक बहुत बड़ा रीजन तो बना दिया, लेकिन इतने विशाल इलाके को जो कई राज्यों में फैला है, उससे असल में एक दूसरे से कनेक्ट कैसे किया जाए ताकि लोग और बिजनेस आसानी से मूव कर सकें? और यहीं पर इसी सवाल के जवाब में समाधान का दूसरा और कहीं ज्यादा मॉडर्न हिस्सा सामने आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा तो बन गया, पर अब जरूरत थी एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इस पूरे रीजन को फिजिकली एक कर सके, एक हाई स्पीड रीढ़ की हड्डी की। और यह है वो चीज जो सब कुछ बदलने वाली है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये भविष्य के ट्रांसपोर्ट की एक झलक है जो इस पूरे रीजन की तस्वीर बदल सकती है। तो ये आरआरटीएस असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत तेज रफ्तार वाली ट्रेन सर्विस है जो हर थोड़ी थोड़ी देर में चलती है। इसे खास तौर पर एनसीआर के बड़े शहरों, छोटे शहरों और कस्बों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया है। मकसद ये है कि ये पूरे इलाके की ट्रांसपोर्ट की बैकबोन बन जाए और मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों से आसानी से जुड़ जाए। इसका असर कितना बड़ा होगा, ये समझने के लिए बस एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। दिल्ली से मेरठ की दूरी करीब 82 किलोमीटर है। अभी अगर सड़क से जाएं तो लगभग 3 घंटे लगते हैं। आरआरटीएस से यही सफर 1 घंटे से भी कम में पूरा हो जाएगा। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है। और पता है, इस प्रोजेक्ट की एक बहुत खास बात इसका कोऑपरेटिव नेचर है। इसे बनाने वाली कंपनी एनसीआरटीसी में केंद्र सरकार के साथ साथ चारों राज्य सरकारें, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान, सभी हिस्सेदार हैं। ये एक सच्ची टीम एफर्ट है। तो चलिए अब इस विजन को हकीकत बनते देखते हैं। आरआरटीएस प्रोजेक्ट को अब एक नाम और एक पहचान मिल चुकी है और वो है नमो भारत एक्सप्रेस। और ये देखिए, ये कोई कॉन्सेप्ट इमेज नहीं है, ये असली तस्वीर है जब पहली नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। मतलब ये प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतर चुका है और चल भी रहा है। इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार भी खूब पकड़ी है। 2019 में शिलान्यास हुआ और 2023 तक इसका पहला हिस्सा चालू भी हो गया। अब 2025 तक पूरे 82 किलोमीटर के कॉरिडोर को शुरू करने का टारगेट है। मतलब काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये ट्रेनें सिर्फ तेज नहीं हैं,
बल्कि इनमें पैसेंजर्स के आराम और सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। एरोडायनामिक डिज़ाइन है, एसी कोच हैं, प्रीमियम क्लास भी है, चार्जिंग पॉइंट्स हैं और महिलाओं के लिए एक कोच रिजर्व्ड है। यहाँ तक कि सेफ्टी के लिए प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन डोर्स हैं और एनर्जी बचाने वाली ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी भी है। सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। अब इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो भी कमाल की है। इसे ETCS लेवल 2 सिग्नलिंग कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक सुपर स्मार्ट सिस्टम है जो रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करके ट्रेन पर लगातार नजर रखता है। इससे ट्रेनें ज़्यादा सेफ्टी के साथ तेज रफ्तार से चल पाती हैं। तो ये काम कैसे करता है? जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ट्रेन और कंट्रोल सेंटर के बीच लगातार रेडियो कम्युनिकेशन होता रहता है। इससे कंट्रोल सेंटर को हर पल ट्रेन की सटीक लोकेशन और स्पीड की जानकारी रहती है। यह सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए गेम चेंजर है। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम किस तरह के भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ये एक इंटीग्रेटेड फ्यूचर की तस्वीर है? तो आखिर में गोल क्या है? गोल ये है कि लोगों को काम के लिए सिर्फ दिल्ली आने पर मजबूर ना होना पड़े। इससे शहर में भीड़ कम होगी और एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ एक कॉरिडोर के पूरी तरह चालू होने पर ही सड़कों से 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियां कम हो जाएंगी। ये पर्यावरण और ट्रैफिक जैम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो ये है दिल्ली की कहानी का एक नया अध्याय। एक तरफ कंस्ट्रक्शन की भीड़ और जाम की समस्या और दूसरी तरफ साफ सुथरे, एफिशिएंट और मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वादा। ये एक ऐसा बदलाव है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो अंत में हम इसी सवाल पर वापस आते हैं। दिल्ली और NCR का ये जो विशाल एक्सपेरिमेंट है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की अपनी चुनौतियां होती हैं, लागत, जमीन अधिग्रहण और भी बहुत कुछ। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या टेक्नोलॉजी और इस तरह का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई एक विशाल शहर की किस्मत को एक बेहतर दिशा दे सकता है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन ये शुरुआत उम्मीद जरूर जगाती।